हेलो बच्चों, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स में सेकंड पार्ट में जो फ्लूइड पढ़ रहे थे। फ्लूइड में हम लोग आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़े, फ्लोटेशन पढ़े। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराया था। ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर और टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो बताया था। हम लोगों ने देखा था कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम है, यानी 2000 से लेस है, तो फ्लो लैमिनार या स्ट्रेट स्टीम लाइन्ड फ्लो होता है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा है तो जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट यानी प्रक्षुब्ध फ्लो होता है, यानी प्रक्षुब्ध प्रवाह होता है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 4000 के बीच में है तो प्रवाह संचरण की स्थिति यानी ट्रांजिशनल फेज में होगा, यानी कि लैमिनार से टर्बुलेंट की ओर शिफ्ट होता है। यहां तक की क्लास हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, मैंने आपको कल एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था क्रिटिकल वेलोसिटी की। वो अधिकतम वेलोसिटी जब तक कि कोई द्रव का प्रवाह, कोई किसी लिक्विड का फ्लो या किसी भी तरल का फ्लो जो है वो लैमिनार रह सके, क्या कहलाता है? कहलाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं सातत्य समीकरण या अविरतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने से पहले हमें प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है? किसी चीज को कंटिन्यूअस सतत बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए या बनाए रहना ही क्या है? कंटिन्यूटी है। जैसे मान लीजिए कि कोई पाइप है, ठीक किसी भी शेप का पाइप है, हम लोगों ने जानबूझ के स्ट्रीम लाइन फ्लो लिया। अब इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कि इस समय इस जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और इस जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, यानी यहाँ अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है A1 और यहाँ अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है A2। सपोज करिए कि इस वाले हिस्से पे जो फ्लूइड या लिक्विड या गैस, कुछ भी, कोई भी फ्लूइड है, वो फ्लूइड इंटर कर रहा है, सपोज करिए v1 वेलोसिटी से, और यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, सपोज करिए कि v2 वेलोसिटी से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अब सोचिए कि मान लीजिए कोई पाइप है, उसमें आपने लिक्विड इधर से इंटर किया, जैसे टोटी से ऑन किया, तो क्या तुरंत पानी निकलने लगता है? नहीं, कुछ देर बाद निकलता है। क्यों? क्योंकि जब तक पूरी तरह से पाइप में खाली जगह भर नहीं जाता, पूरा पाइप भरेगा नहीं, लिक्विड उस सिरे से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन एक बार जब पानी का पाइप पूरा भर जाता है तब होता है कंटिन्यूअस फ्लो, यानी सतत प्रवाह। और जब कंटिन्यूअस फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो पाइप के इस पोर्शन में इंटर करने वाले वाटर का अमाउंट पाइप के दूसरे सेक्शन से निकलने वाले वाटर के अमाउंट के क्या होता है? बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं वाटर के केस में। ये चीज सभी गैसेस या सभी फ्लूइड्स के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। सभी लिक्विड और सभी गैस के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। तो हम कह सकते हैं फॉर कंटिन्यूअस फ्लो, फॉर कंटिन्यूअस फ्लो of fluid in a pipe, the rate of mass entering must be equal to rate of mass
लीविंग। सिंपल सा लॉजिक है कि जितना फ्लूइड इधर से इंटर करेगा उतना ही फ्लूइड इधर से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। ठीक है। रेट ऑफ मास को लिखते हैं हम लोग डॉट से, एम डॉट से। इंजीनियरिंग में भी यही लैंग्वेज यूज होता है। एम डॉट एट सेक्शन 1 शुड बी इक्वल टू एम डॉट एट सेक्शन 2, यानी मास पर यूनिट टाइम। तो मास पर यूनिट टाइम एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम एट सेक्शन 2। मास होता है डेंसिटी इंटू वैल्यूम। ठीक, तो डेंसिटी एट 1 वैल्यूम एट 1 डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू डेंसिटी एट 2 सेक्शन और वेलोसिटी है वॉल्यूम एट सेक्शन 2 इंटू थीटा टी। ठीक है। अब देखिए डेल्टा टी अगर कट गया, क्योंकि इक्वल टाइम है, जितने देर में यहाँ इंटर किया उतने देर में यहाँ पे फ्लूइड एग्जिट करेगा। पर ध्यान रखना कंटिन्यूअस की बात हो रही है, कंटिन्यूटी एक बार स्टार्ट हो गई तब की। डेल्टा टी हट गया तो आया रो 1। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है? आयतन होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और लेंथ L1। L1 मतलब कि जो लिक्विड यहां से स्टार्ट हुआ वो कुछ दूर बाद कुछ तो डिस्टेंस चलेगा। मान लीजिए इतना डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस चला, ठीक, ये वाला डिस्टेंस चला L1। ठीक है, उतने ही देर में कितना डिस्टेंस चला, L1 डिस्टेंस चला। तो रो1 A1 बाई L1 इक्वल्स टू डेल्टा टी। और इधर जब लिक्विड यहां से निकला तो कुछ देर बाद यहां तक का डिस्टेंस चला, मान लीजिए ऐसे। क्लियर है? तो रो 2 A2 और क्या L2 बाई डेल्टा टी। हम लोग जानते हैं लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो रो 1 A1 V1 इज इक्वल्स टू रो 2 A2 V2। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। मतलब बड़े रेंज के पर्सपेक्टिव से देखें, लिमिटेड रेंज में नहीं देखें, तो किसी भी कंडीशंस के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फॉर्मूला है रो 1 A1 V1 इक्वल्स टू रो 2 A2 V2, वेयर रो 1 and रो 2 are densities of the fluid, A1 and A2 are the area of cross sections of the pipe, and V1 and V2 are the velocities at the different sections V1 and V2। क्लियर है? बात समझ में? ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। ये किस पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। ये किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। क्यों ऐसा? क्योंकि सिंपल सी बात है, इस पूरे प्रोसेस में मास ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। मास ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। अब ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या कहेगा कि फ्लूइड जो है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। फ्लूइड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल है। अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो यानी कि असंपीड्य हो, असंपीड्य हो। अगर फ्लूइड असंपीड्य है, कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यानी कि उसकी डेंसिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, उसे कंप्रेस नहीं किया सकता, तो रो 1 और रो 2 में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। रो 1 और रो 2 बराबर होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चेंज होके इस फॉर्मेट में हो जाता है। लेकिन ये तब होगा जब फ्लूइड कैसा हो, इनकम्प्रेसिबल। क्लियर है? इसलिए जनरली आपको बुक्स में इसी फॉर्मेट में मिलेगा। पर ध्यान रखना है कि ये वाला भी हो सकता है अगर लिक्विड कंप्रेसिबल है तो, और अगर कंप्रेसिबल नहीं है तो A1 V1 बराबर A2 V2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंप्लीट है। हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे कि सतत प्रवाह के लिए किसी भी नली में प्रवेश करने वाले द्रव और प्रवेश करने वाले तरल और पाइप से निकलने वाले तरल की मात्रा आपस में समान होती है। सिंपल।
ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये जो A1 B1 आया है तो वो क्या हमको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो चेक करते हैं कि A1 B1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या A इंटू बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग देखें कि A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2, किसी भी दो सेक्शन के बीच में ये रूल है, यानी A इंटू बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। हो गया कि नहीं? ये A इंटू बी है क्या? तो इसका ऐसा यूनिट चेक करिए, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, यानी हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब ऐसा यूनिट होती है वॉल्यूम की और टाइम होता है सेकेंड। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी A इंटू बी क्या बता रहा? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को कहते हैं रेट ऑफ फ्लो, प्रवाह की दर। क्लियर है? इसी को कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। वॉल्यूम फ्लक्स तीन नाम से जानते हैं। डिस्चार्ज है विसर्जन, डिस्चार्ज है विसर्जन, रेट ऑफ फ्लो प्रवाह की दर, प्रवाह की दर, और वॉल्यूम फ्लक्स को आयतन फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन मिले, लॉजिक सेम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इससे कहते हैं क्या है? तो विसर्जन Q बराबर हो गया A इंटू बी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू बी। ए क्या है? परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, परिच्छेद क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका फॉर्मूला पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और अगर रेडियस नहीं दिया है, हो सकता है डायमीटर दिया हो, तो पाई बाई 4 डायमीटर का स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम, डिस्चार्ज का फॉर्मूला। क्लियर है? तो डिस्चार्ज क्या है? किसी मान लीजिए पाइप है, मान लीजिए आपको बाल्टी है, 20 लीटर की बाल्टी है, 20 लीटर की बाल्टी को भरने में 2 मिनट लगता है। तो 20 लीटर यानी 1 लीटर हम लोग जानते हैं किसके इक्वल होता है? 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब के इक्वल। तो 20 लीटर किसके इक्वल हो गया? तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। अब टाइम मान लिए लगे 2 मिनट भरने में, तो टाइम हो गया 2 इंटू 60 यानी 120 सेकेंड। तो हमारा क्यू आ गया कैसे? वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। वॉल्यूम हो गया 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 120 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब के। ठीक, Q इक्वल्स टू A इंटू बी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको बताता है क्या? कि अगर मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक, उसमें कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। कौन सा फ्लूइड फ्लो हो रहा है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो इस सेक्शन पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी A1 B1 का प्रोडक्ट इस सेक्शन के A1 A2 B2 के प्रोडक्ट के क्या होना चाहिए? A2 B2 के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी सिंपल, जिस सेक्शन का क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर वेलोसिटी यानी वेग द्रव का क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए जब पाइप दबा देते हैं तो पानी तेजी से बाहर निकलता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उल्टा भी सोच सकते हैं, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां अपने आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा। इसीलिए नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है ज्यादा तेज वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, और वही नदियां मैदानी क्षेत्रों में जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है वहां धीरे फ्लो करती है। और आप जब समुद्र की तरफ देखेंगे जहां बहुत ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वहां उनकी वेलोसिटी लगभग ना के बराबर होती है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। तो डिस्चार्ज क्या है, प्रवाह की दर क्या है, प्रवाह की दर है एकांक समय में आयतन को क्या बोलते हैं, प्रवाह की दर, यानी द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड है डिस्चार्ज। क्लियर है। उसी डिस्चार्ज को रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन अच्छा बनता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि जैसे आप देखेंगे पाइप से पानी फ्लो होते हुए, कई बार पानी पाइप से फ्लो होता है, मान लीजिए टोटी से आप देखे होंगे गिरते हुए पानी, तो हम लोग देखे हैं कि टोटी से जब ऐसे पानी गिरता है, टैप से पानी गिरता है किसी, तो मान लीजिए टैप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इससे जो वाटर का फ्लो हो रहा है वैसे पाइप के फॉर्म में होता है। ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, जबकि नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। ठीक, ऊपर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो कम होता है और नीचे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा होता है। इस तरीके से फ्लो होता है, एकदम कंटिन्यूअस फ्लो होता है। कभी ध्यान दिए हैं कि नहीं? अगर नहीं दिए हैं तो इसको जरूर देखिएगा। अब सोचिए कि यहां से यहां तक का हाइट मान लीजिए है h, पानी गिर रहा है, निकल रहा है, यहाँ मान लीजिए v1 वेलोसिटी से निकल रहा है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लीजिए a2 या a1, यहाँ पर फ्लूइड का वेलोसिटी हो गया v2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया a2। क्वेश्चन पूछेगा a1 b1 और a2 दे दे, a1 b1 और हाइट दे देगा, आपसे पूछेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ बिलो दिस हाइट, इस हाइट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ, क्या करोगे? सिंपल है कि लॉजिक क्या है, a1 b1 बराबर a2 b2, तो ऑब्वियसली a2 बराबर a1 b1 बाई b2, पर अब b2 कैसे निकालें, हमको तो हाइट पता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहां से फ्लूइड नीचे गिरेगा, यहां से फ्लूइड नीचे गिरेगा तो फ्री फॉल होगा, इसका क्या होगा, फ्री फॉल होगा, यानी फॉल होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है g। तो हम लोग इक्वेशन थर्ड लगाएंगे, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी यानी v2 उसका स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यानी v1 उसका स्क्वायर प्लस 2 एक्सीलरेशन की वैल्यू g और s की वैल्यू h। तो यहां से हमारा v2 स्क्वायर v2 आ जाएगा, और जब v2 आ जाएगा तो 2gh का ये फॉर्मूला रख के, ये वैल्यू रख के एरिया भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड करती है किस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। ध्यान रखना है कि अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो a1 b1 इज इक्वल टू a2 v2 होगा, तो गलत हो जाएगा। इसके लिए कंप्रेसिबल के लिए, तो कंप्रेसिबल में ρ1 ρ2 भी रहता है, और अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है तो हो गया a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, अविरतता का सिद्धांत, सातत्य समीकरण। ध्यान रखना है, अविरतता का सिद्धांत हमारे डेली लाइफ में हर जगह यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई पाइप है, यहां से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक, आगे ये पाइप 2 सेक्शंस में बट गया या 3 सेक्शंस में बट गया, तो आप यहाँ पे, यहाँ और यहाँ के बीच में, यहाँ और इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये है a1 और वेलोसिटी है v1, ये है a2 और वेलोसिटी है v2, और ये a3 और वेलोसिटी है v3। तो कैसे सातत्य समीकरण लगाएंगे, सिंपल है, अमाउंट ऑफ वाटर इंटरिंग शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर लीविंग। तो a1 b1 इंटर है, इंटरिंग है, और a2 v2 प्लस a3 v3 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। इक्वेशन बन गया। ठीक है। तो आइए अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन है जेई मेंस 2020 का, 7 जनवरी शिफ्ट 1 है। An ideal fluid flows through a pipe of non-uniform diameter.
the maximum and minimum diameters of pipe are 6.4 centimeter and 4.8 centimeter respectively. The ratio of minimum and maximum velocities of the pipe fluid in this pipe is. मैक्सिमम और एक पाइप है, डायमीटर है, मतलब एक पाइप है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. कहीं पे मैक्सिमम डायमीटर है, कहीं पे मिनिमम डायमीटर है. जहां मैक्सिमम डाया है वहां है 6.4 सेंटीमीटर और जहां मिनिमम डाया है वहां है 4.8 सेंटीमीटर डायमीटर. कह रहा है द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम. तो हम लोग जानते हैं कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम होता है एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से. आइडियल फ्लूइड है तो ऑब्वियसली आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा, तो v रो 1 रो 2 कैंसिल आउट हो गया. अब जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां वेलोसिटी कम होगी और जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी. तो वेलोसिटी मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो पूछा है तो मिनिमम होगा v1 और मैक्सिमम होगा v2. क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 ज्यादा है और a2 कम है. तो सिंपल इसी चीज को निकालना है. कैसे निकालेंगे? तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू a2 बाई a1. एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर या पाई बाई 4 डायमेंशन स्क्वायर डायमीटर स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर ऊपर, फिर पाई बाई 4 डी स्क्वायर नीचे, ये d2 स्क्वायर ये d1 स्क्वायर. पाई बाई 4 कैंसिल हो गया. d2 स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर, d2 इज 4.8 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर 4.8 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4. इसको सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कौन सा आंसर सही होगा. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन है वाटर फ्रॉम ए टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप is 10 to the power minus 4 meter square. Assume that the pressure is constant throughout the stream of water and the flow is streamlined. The cross sectional area of the stream is 0.15 meter below the tap would be. G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. क्वेश्चन हिंदी में अगर समझें तो कह रहा है कि एक टैप है, टोटी है, उस टोटी से टैप से पानी गिर रहा है. जहां पर टोटी है उसके मुंह का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर है और उस मुंह उसके सेक्शन पर उस सेक्शन पर फ्लूइड की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है. पूरे फ्लो में दाब यानी प्रेशर कांस्टेंट यानी नियत है और जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन यानी धारा रेखीय प्रवाह यानी आइडियल प्रवाह है. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम इज 0. कहां पर निकालना है? टैप से 0.15 मीटर के नीचे, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये आपके टोटी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां से पानी गिरा, तो मैंने अभी आपको फिगर बनाया था समझाने के लिए. इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है कि जब नीचे आएंगे तो हमको पता जैसे जैसे नीचे आएंगे ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा. इस हाइट की वैल्यू है 0.15, मैं h ले रहा हूं. यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a1 और वेलोसिटी कितनी है? v1. यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी v2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? a2. कह रहा है इस सेक्शन पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यानी इस वाले हिस्से पर परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि यहाँ का वेलोसिटी और प्रेशर एरिया दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है. तो हम लोग जानते हैं और कह रहा है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है पूरी जर्नी का. ना भी दिया होता तो वो कांस्टेंट ही कंसीडर करते. क्यों? क्योंकि टोटी से पानी गिर रहा है तो फिर रास्ते में हर जगह जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक ही होगा. क्लियर है? तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो सिंपल सा इक्वेशन लगा सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन A2V2 इज इक्वल टू A1 V1. वाटर लिया है, वाटर की डेंसिटी चेंज नहीं होती है, वाटर लिक्विड है, उसकी डेंसिटी हम लोग नेग्लिजिबल चेंज मानते हैं डेंसिटी में, ठीक. और वैसे भी फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो हम आइडियल ही मानेंगे उसको. अब देखिए सॉरी A2V2 इज इक्वल टू A1 V1.
A1 आपको पता है, V1 पता है, A2 पता निकालना है। A2 निकालने के लिए अगर V2 पता चल जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट किस चीज का है? फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट है, फ्री फॉल का। तो V2 का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर प्लस 2GH का फॉर्मूला लगेगा। V1 का स्क्वायर है 1 स्क्वायर, ठीक, प्लस 2, G की वैल्यू 10 और H की वैल्यू 0.15 0.15। तो हो गया 1 प्लस 20 इंटू 3, या ऐसे लिखें तो 2 इंटू 1.5 जो हो जाता है 1 प्लस 3 जो हो गया 4। तो हमारा V2 स्क्वायर बराबर आया 4, तो V2 बराबर आया √4 यानी 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 पावर -4 इंटू V1 की वैल्यू 1 इंटू V2 की वैल्यू 2। जो आंसर आएगा सॉल्व करके हमको बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, थियरी समझ में आई है, क्लास अच्छी लग रही है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक पाइप है जिसमें दो हिस्से हैं, इधर से लिक्विड इंटर कर रहा है इधर से, और इधर से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। A1 की वैल्यू यहाँ A1 B1, यहाँ A2 B2 और यहाँ A3 B3 दिया हुआ है। A1 की वैल्यू गिवन है, A2 की वैल्यू गिवन है, A3 की वैल्यू गिवन है, B1 की वैल्यू गिवन है, B2 की वैल्यू गिवन है, और आपसे कह रहा है कि V3 की वैल्यू निकालिए। तो सिंपल सा है, लॉजिक क्या लगाएंगे, किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक। किसी भी दो सेक्शन के बीच आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं लगाना होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंटरिंग और लिविंग के बीच लगता है। तो A1 B1 शुड बी इक्वल टू A2 B2 प्लस A3 B3 होगा, है ना। अब आपको सबकी वैल्यू दिया हो, सबकी वैल्यू रखिए, खाली V3 नहीं पता है उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। और अधिक क्वेश्चंस के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।